नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अक्टूबर माह की करंट अफेयर देख रहे थे। पहले हमने नवंबर और दिसंबर की 80% करंट अफेयर कर ली। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता के लिए प्योरली हमारी जो क्लासेस है ना, और कौन से महीने के लिए कर रहे हैं हम? अक्टूबर की। अपनी टैगलाइन क्या है? मिनिमम एफर्ट्स। एफर्ट्स जो है हमें कम करना है और मैक्सिमम क्या हो? रिजल्ट। तो ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अभी आरएस प्री का एग्जाम हुआ फेब में, सर पिछले संडे को ही जो हुआ था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है करंट से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग? करंट से। और सबसे ज्यादा जो है रुलाया है स्पोर्ट्स सेक्शन ने। किसने रुलाया? बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स सेक्शन ने रुलाया है। तो मैं जो है एक आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में। किसके बारे में? स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में, कि स्पोर्ट्स सेक्शन में वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। अगर ये बात हमें पता नहीं चले, मेरे को कोई स्ट्रेटेजी बनाने का कोई शौक नहीं है कि भाई एक अलग से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे को थोड़ा सा समझाओ, मतलब कि स्ट्रेटेजी के, तो मैं साथ में ही समझा देता हूँ और फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। ठीक है ना। किसने रुलाया? स्पोर्ट्स सेक्शन ने। कौन से पेपर में? आरएस प्री के एग्जाम। कौन सा एग्जाम है? जो 2 फेब को हुआ था। इसको हुआ था 2 फेब को। स्पोर्ट्स सेक्शन में किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर अब देखो, जैसे आरएस प्री का एग्जाम हुआ और पता नहीं किस किस तरीके से जो है बहुत सारी रणनीतियां जो है बनने लगी है, स्ट्रेटेजीज बनने लगी है। बट ये नहीं देख रहे कि यार आरपीएससी जा कहाँ रही है। कौन है आरपीएससी? मेरा उद्देश्य जो है अक्टूबर से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, मतलब कि एक फियर सा बैठ गया, उसको किस तरीके से दूर दूर किया जाना है। एग्जाम पेपर देने जाने से पहले ही मुझे पता था कि आरपीएससी शूटिंग जो है, कौन सा गेम? शूटिंग। शूटिंग्स पे फोकस करेगी। किस पे फोकस करेगी? शूटिंग पे। और शूटिंग पे जो है क्यों फोकस कर रही है? देखो यार, मनु भाकर जो है नेशनल लेवल पे देख लो, अपने यहाँ अवनी लेख रहा है, मोना अग्रवाल वगैरह, ये किस में है? शूटिंग में। शूटिंग में इंडिया में, मतलब अपने गेम्स में क्या स्थिति है इंडिया की हमें पता है। राजस्थान की भी इंडिया लेवल पे क्या स्थिति है वो भी हमें अच्छे से पता है। लेकिन एक शूटिंग में हम जो है बहुत शानदार क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अब पता नहीं, सब कुछ पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है अब इसके बाद में। तो एक तो किसमें? शूटिंग में जो है हमें फोकस रखना है। फिर कह रहा हूं आरपीएससी वहीं हिट करेगी। एक मोटा मोटा आइडिया हमें रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मोटा मोटा जो है आइडिया रहना चाहिए। दूसरा, जैसे राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा, तो यार एक इतनी बड़ी इवेंट है वो, इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं? कौन से खेल? राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, है ना, हुए हैं अभी हाल ही में। तो राष्ट्रीय खेल, कितने गेम्स वगैरह है, ये नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फिर कह रहा हूं मैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना शुरू कर दीजिए? न्यूज़पेपर। एक आदत बना लीजिए कि यार रोज 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्शन देख लो, और थोड़ी बहुत जो है काम के। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आपको डेली जो है टाइम मिल रहा है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा डिले हुआ है, बाकी मैं डेली न्यूज वगैरह क्या कर रहा हूँ? डाल रहा हूँ। तो ये है, इस करंट से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड थिंग, पेपर हो रहा है कब? फेब में। कब हो रहा है? फेब में। उसका फोकस क्या है? पढ़ कितना ही लो, लेकिन आ कहां से रहा है क्वेश्चन? आरपीएससी का पेपर सेटर का क्या फोकस है? अगर ये हमें पता नहीं चल पा रहा है तो फिर हम ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हैं, मतलब कि। तो फेब में जो है एग्जाम है, फेब से 1-2 महीने कम करो। करो कम तो क्या आता है? एक तो नवंबर आता है और एक दिसंबर आता है। क्या आता है? नवंबर और दिसंबर। इसी पे वो फोकस चल रहा है उसका। नवंबर पे अक्टूबर पे फोकस चल रहा है, दिसंबर पे कोई खास फोकस नहीं है, एक नवंबर पे फोकस है उसका। तो अपना एग्जाम जून में। कब है? जून में। तो हमारा कहाँ फोकस होना चाहिए वो हमें खुद डिसाइड कर लेना है कि कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, या बहुत ज्यादा जो है हम इरेलीवेंट थिंग्स पढ़ते जाएं। इरेलीवेंट थिंग्स मतलब गेम्स में हमें पता चलना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इरिटेटिंग
पॉइंट होते हैं वो गेम्स के होते हैं, तो उसमें हमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है उसको उठाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मैं थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था, मतलब कि ये अब हम शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है ना। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके जस्ट हम चलते हैं आगे। देखो क्या है, रश्मिका मंदाना, क्या लिखा हुआ है, रश्मिका मंदाना। तो आपके थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मेरे को उम्मीद है कि जो है समझ में आ गई होगी, और हम इसी पैटर्न पे मेरा फोकस पे फिर कह रहा हूं मैं, मार्च अप्रैल और मई और थोड़ा फेब का भी सेक्शन हम अच्छे से करेंगे, इसी पे ही जो है फोकस रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उन पे हम फोकस करेंगे। मैं पढ़ा अक्टूबर की रहा हूँ, लेकिन जनवरी की करंट के भी बहुत सारे जो है पॉइंट साथ में क्लियर करते जाऊंगा, ताकि जनवरी की जब भी हम करंट लाएं इजी गोइंग क्या कर सके, याद कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, रश्मिका मंदाना कौन है, रश्मिका मंदाना कौन है, फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। और सेकंड थिंग कि जिस तरीके से मैंने बताया पीआईबी, इन सोर्स को उठा लो, आप मत उठाओ, आपके पास नहीं है इतना टाइम, मैं करवाऊंगा ये पीआईबी वगैरह का, ये देख लो। वो तो आरएस में जो है केबल वाला क्वेश्चन पूछा नाइजीरिया में जिसकी सबमिट हो रही है, पीआईबी में पूरा का पूरा लेक आया उस पे, ऐसे पता नहीं सारे अभी गिनाने लगूंगा तो कभी अलग से उस पे करेंगे फोकस। तो इस पे थोड़ा फोकस कर, आप नहीं करो मैं कराऊंगा इस पे। मैं फेब, मार्च, अप्रैल, बस इन पे जो है ज्यादा फोकस रखेंगे हम, थोड़ा बहुत मई का देख लेंगे, मई पे कर लेंगे फोकस, मई पे कर लेंगे, ठीक है ना। ये संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम देख लो, सितंबर के करंट पे उसका फोकस था, नवंबर में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे आएगा अप्रैल में, कहाँ पे आएगा, अप्रैल में आएगा। ये चीजें हैं, तो छोड़ो। फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना कौन है, फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जिनको देखो I4C, I4C। अब I4C क्या है, आई का मतलब क्या होता है इंडियन, 4C यानी 4C है, कितने सी है, 4C। देखो कौन कौन से 4C है, साइबर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, समन्वय कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या लिखा हुआ है देखो, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साइबर का मतलब साइबर ही होता है, साइबर हम जानते हैं, क्राइम, क्राइम का मतलब अपराध, कोऑर्डिनेशन समन्वय, सेंटर का मतलब केंद्र। इनकी जो है इन्हें क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर। देखो अभी जनवरी में जो ब्रांड एम्बेसडर बने ना, एक नाम याद कर लो, क्या नाम बता रहा हूँ, चौधरी साहब है, कौन से चौधरी है, नीरज चौधरी। कौन है, नीरज चौधरी। अब नीरज चौधरी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है इनको, जो है मैं बता रहा हूँ, इनको बनाया गया स्टेट आइकन। आइकन जानते हो किसको बोलते हैं, कहते ना यार ये तो मेरा आइकन है, ये तो मेरा क्या है, आइकन है, जिनको एक तरीके से आदर्श है ना, स्टेट आइकन यानी राज्य के आइकन जो है इन्हें बनाया गया है। कौन से विभाग में बनाया गया है, निर्वाचन में बनाया। जैसे अवनी, अवनी लेख रहा है, उनको जो है बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर है, उस टाइप से निर्वाचन आयोग के, किसके, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के स्टेट आइकन किसको बनाया गया है, नीरज चौधरी को बनाया गया। नीरज चौधरी है कौन, तो नीरज चौधरी एक पर्वतारोही, नीरज चौधरी क्या है, एक पर्वतारोही है, जिन्होंने, इसी से भी कहीं ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है, पर्वतारोही है तो कहीं पर्वतारोही पे चढ़े होंगे। ग्रीनलैंड को स्कीइंग के थ्रू जो है इन्होंने क्या किया है, पार किया है। किसने, नीरज चौधरी ने। किसने किया है, नीरज चौधरी ने जो है, क्या है ये नीरज चौधरी, स्टेट आइकन है, किस कौन से विभाग के है, निर्वाचन विभाग के। कौन से के हैं, निर्वाचन विभाग के। खुद है क्या, पर्वतारोही है, और किसको, ग्रीनलैंड को पार किया है। किसको किया है, ग्रीनलैंड को। ये पढ़ेंगे हम जनवरी की करंट में, इसमें पढ़ेंगे जनवरी के करंट में। रश्मिका मंदाना I4C, रश्मिका मंदाना क्या हो गया, I4C हो गया, ठीक है। अगला देखो, नीतू डेविड,
कौन है? नीतू डेविड, पूर्व भारतीय स्पिनर। कौन है? पहले भारत के जो स्पिनर, नीतू डेविड। क्या नाम है? नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, फेम का मतलब होता है प्रतिष्ठा, कहते ना यार ये मेरी फेम है, तो इस तरीके से हॉल ऑफ फेम अलग अलग गेम्स में होता है, हर गेम का अलग अलग, तो हॉल ऑफ फेम में इन्हें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसको किया गया है? नीतू डेविड को। किसको किया गया है? नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में याद किया। थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा क्या पता रहना चाहिए, पता। ऐसे ही अभी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन बने, मतलब कि जो जसप्रीत बुमराह है। कौन है? जसप्रीत बुमराह। वो अभी करंट में जनवरी वाले में देखेंगे जसप्रीत बुमराह को। किसको देखेंगे? जसप्रीत बुमराह को। अब नीतू डेविड से मुझे कुछ बातें याद आ रही है कि ये नीतू डेविड तो स्पिनर है। नीतू डेविड तो क्या है? स्पिनर। नीतू डेविड को क्या, नीतू डेविड को क्या मिला? आईसीसी हॉल ऑफ फेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आ गया समझ में? अब देखो मैं कुछ और बातें बता रहा हूं आपको। हाल ही में जो खेल जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन से जगत का? नीतू से नीरज याद हो गया, NEETU नीतू, NEERAJ नीरज, ये रे NEE नीरज चौधरी जी। क्या है? स्टेट आइकन। किसके? निर्वाचन विभाग। किसको पार किया? ग्रीनलैंड को। किसको किया? ग्रीनलैंड को। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो हम देख रहे हैं खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अरे सर नाम चेंज हो गया उसका, उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? कितने कितने तीर बनाए? 4। तो कितनों को मिलेगा? 4 को मिलेगा। किसको मिलेगा? 4 को। ओलंपिक याद करो, ओलंपिक में सबसे ऊपर पहला पदक किसी ने जीता, तो बताओ किसको, किसने जीता? अब आरपीएससी देखो क्या कर रही है, आरपीएससी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से उसका ध्यान हट चुका है, और वो जो स्टेट गेम्स वगैरह है उस पे फोकस कर रही है, नेशनल गेम्स पे फोकस कर रही है। उनमें भी उसका जो फोकसिंग एरिया है वो शूटिंग है, क्योंकि शूटिंग में जो है एक इंडिया का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, इंडिया का भी और अपने राजस्थान का भी। जैसे ये माहेश्वरी चौहान और अनंजीत सिंह नरूका ये शूटिंग से थे, देखो चौथी रैंक आए, मतलब कि राजस्थान से खिलाड़ी गए तो वो उसी में ही गए। तो ऐसे हमको थोड़ा आइडिया रखना है। तो देखो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? मन्नू भाकर। कौन है? थोड़ा सा देख लेते हैं ना, मन्नू भाकर। मन्नू भाकर शूटिंग से है, ठीक है। मन्नू भाकर किससे? शूटिंग से है। और देखो किसको मिला, और किसको मिलना चाहिए? डी गुकेश। डी कौन है? गुकेश। डी गुकेश किससे? शतरंज से। पिछली क्लास में देखा था 7.5 अंक। कितने अंक? 7.5 अंक। और हमारे प्रवीण कुमार जी हमारे क्लास में एक स्टूडेंट भी है 12th क्लास में, प्रवीण। कौन है? प्रवीण, जो कार्य में करने में दक्ष हो। क्या हो? दक्ष। तो दक्ष किस में होंगे? कार्य करने में नहीं होंगे, जंप में भी रहेंगे प्रवीण। प्रवीण किस में रहेंगे? जंप में भी। तो प्रवीण कुमार किस में है? हाई जंप में। किस में है? हाई जंप में जो है। और एक जो है बताओ कौन रह गए? अरे सर हॉकी का तो बोलो, हाई जंप कर रहे हो, कौन? हॉकी, हमारे सरपंच साहब। हॉकी में जो हॉकी के कैप्टन है सरपंच साहब। सरपंच साहब किसको बोलते हैं? जो हॉकी देखता है उनको अच्छे से पता होगा, हरमनप्रीत। कौन से प्रीत? प्रीत यानी प्रेम, हरमन सबके मन को भाजावे, हॉकी। अब सबके मन को ही भा रही है भाई हॉकी। देखो इस बार का ओलंपिक वगैरह ये देखते कि हॉकी को जो है कितना अच्छे से ओलंपिक में जो है अपन भी मैच वगैरह देख रहे थे, नहीं तो हॉकी को कहाँ देखते थे, हमारा राष्ट्रीय खेल होने के बाद भी। तो मन को भा रहे हैं। हरमनप्रीत, हरमनप्रीत किससे संबंधित है? हॉकी से। प्रवीण, हमारी क्लास में प्रवीण 12th क्लास में क्या करते हैं? प्रवीण दक्ष है, किसमें दक्ष है प्रवीण? हाई जंप में। डी गुकेश अच्छे से पूरा इंडिया जानता है डी गुकेश को, मन्नू भाकर को भी पूरा क्या जानता है? इंडिया। तो इनको ध्यानचंद रत्न वो मिला। क्या किसी को राजस्थान में भी मिला क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? नहीं मिला। तो क्या मिला? और कौन सा पुरस्कार होता है? अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड। किसको मिला? मोना अग्रवाल को। अर्जुन अवार्ड किसको मिला? मोना अग्रवाल को।
कौन सी मोना अग्रवाल? 228.7 वाली मोना अग्रवाल, SH1 कैटेगरी वाली मोना अग्रवाल। कौन सी मोना अग्रवाल? 10 मीटर एयर राइफल वाली मोना अग्रवाल। ये तीनों चीजें हमको पिछली क्लासेज में हम क्या कर चुके हैं, रिकॉल कर चुके हैं, नहीं कर, अरे नहीं कर चुके। इनका स्कोर कितना है? 22 कर चुके हैं शायद, 228.7 SH1 कैटेगरी है। और कितने मीटर एयर राइफल में? 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है ना। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया जनवरी का, इसका है जनवरी का। महिला T20 वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप? महिला T20। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके कौन चैंपियन बना? न्यूजीलैंड। हल्का सा इसका ध्यान रख लेना कि न्यूजीलैंड बना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ठीक है, स्पेस किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष को। किसको मिलना चाहिए भाई? सोमनाथन जी। किसको मिलना चाहिए? एस सोमनाथन। कौन है एस सोमनाथन? सर कौन है कहाँ बोल रहे हो? कौन थे, ऐसे बोलो। कौन है थोड़ी। अब किसके? इसरो के चेयरमैन है क्या? नहीं, इसरो के पूर्व चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन कौन हो गए? वी नारायणन। कौन हो गए? वी नारायणन। ये कौन है? इसरो के नए चेयरमैन है। ठीक है। रामा सुब्रमण्यम कौन है? बताओ मेरे को। रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम है NHRC के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष। तो सोमनाथन जी। कौन? सोमनाथन जी। कौन सा मिशन? चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगर पूछे तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को पहली बार मनाया था, क्योंकि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है क्या हुआ था? सफल हुआ था। क्या हुआ था? सफल हुआ था। तो 23 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, कौन सा, सॉरी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? जल पुरस्कार। अब देखो, जल पे जो है बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। किसका? गवर्नमेंट का। तो जल से संबंधित देखो थोड़ा सा, प्रथम पुरस्कार जनरली हमेशा उड़ीसा को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? उड़ीसा को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल राजकीय। अब देखो उड़ीसा तो इसलिए है कि भाई इसको प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है, जल का, हमेशा ही उड़ीसा को ही मिलता है। किसको मिलता है? उड़ीसा को। ठीक है। कौन सा उड़ीसा? अगर पूछ ले वे कि कौन सा उड़ीसा, वही उड़ीसा जिसकी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10। और राजस्थान की भी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10। पॉलिटी की बात हो गई। कौन सी हो गई? पॉलिटी की बात। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राजस्थान के बराबर सीटें हैं? तो वो हो गया आंध्र, सॉरी, लोकसभा में केवल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कितनी सीटें? 25 लोकसभा की। और राजस्थान में भी कितनी? 25। याद रहना चाहिए। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 और अपने उसी उड़ीसा को कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 5वें नंबर का। कौन से नंबर का? 5। ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो न तो उड़ीसा बोलेंगे न राज्यसभा की इसकी सीटें बोलेंगे। ये तो पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में वो साफ और इसमें ये साफ। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल देखो, फतेहपुर सीकर में जेठवा का बास। किसका बास? जेठवा का बास। दिख तो रहा ना, जेठवा का बास जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। कौन सा? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का बास सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? बिट्स पिलानी झुंझुनवाड़ा। कौन सा? बिट्स पिलानी। उड़ीसा देखो, उड़ीसा से और क्या क्या बता रहा हूं मैं। उड़ीसा में खूब चीजें हो रही है अभी। उड़ीसा ही उड़ीसा दिख रहा है चारों तरफ। कौन है? ओडिशा। अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन? प्रवासी सम्मेलन। कहां पे हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? भुवनेश्वर में। पढ़ना जब इसकी जनवरी की करंट देखेंगे, वो तो वहां लिंक हो रहा है इसलिए मैं लिंक बताता ही हूं। इसमें रामनिवास जी, कौन से? रामनिवास जी को सम्मानित किया गया।
किसको सम्मानित किया गया? रामनिवास जी को सम्मानित किया गया। जो राजस्थान के हैं, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति जी ने जो है रामनिवास जी को क्या किया है? सम्मानित किया है। एक ऐसे के ऐसे ही रामचंद्र जी है, रामनिवास जी है। रामनिवास जी क्या कर रहे हैं? ये म्यांमार में पढ़ाते हैं, म्यांमार में पढ़ा रहे हैं, है कहाँ के? राजस्थान के। सम्मानित किसने किया? राष्ट्रपति जी ने। कहाँ किया? प्रवासी सम्मेलन में। किसमें किया? प्रवासी सम्मेलन, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में। एक और क्या नाम बताया? रामनिवास जी के साथ साथ रामचंद्र जी, इनको मानवाधिकार दिवस पे सम्मानित किया। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पॉलिटी में है अपने, 10 दिसंबर को किसको किया? रामचंद्र जी को, जांगीड़, रामचंद्र जांगीड़ को 10 दिसंबर को कौन से दिवस पे? मानवाधिकार दिवस पे सम्मानित किया गया। तो समझ में आया? उड़ीसा क्यों बताया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है प्रवासी सम्मेलन। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब देखो जल का, अब जल का पुरस्कार तो किसको दे दिया? उड़ीसा को दे दिया। जल का पुरस्कार किसको दे दिया? ओडिशा को दे दिया। अब देखो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो इसलिए वो जनवरी की क्लासेस वगैरह का है, बाकी चीजें तो सारी पता है कि जनवरी में क्या क्या है, अब भी प्री देखे आए हैं, तो वो इसलिए वो साथ में आ रही है, तो मैं उसको भी जो है कराते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, साथ में रिकॉल होती जा रही है जो। तो जल ओडिशा है ना। अब देखो सरकार जल पे क्या फोकस है इसका, गवर्नमेंट का, अभी वाली का, ठीक है। अब देखो जल संचय जल भागीदारी, एक तो ये स्कीम चल रही है, सीधा सीधा स्कीम का नाम उठा करके पटक देगा। क्या नाम है? जल संचय जल भागीदारी। CR पाटिल है अपने जल शक्ति मंत्रालय मंत्री, कौन है? पाटिल साहब। तो उनके द्वारा ये चला, ये 90-10 का रेशियो है। राजस्थान कितना देगा जैसे हिस्सा? 10%, और 90% किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्कीम का क्या नाम है? जल संचय, जल को संचय करो, जल में जो है जन भागीदारी, लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ाओ। अब मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, देखो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जल से संबंधित, कैच द रेन। कैच द रेन, रेन को क्या कर लो? कैच कर लो, कैच कर लो, पकड़ लो। रेन, बारिश आ रही है, मतलब जल को यार व्यर्थ मत बहने दो। किसको? व्यर्थ मत बहने दो। अब इसी पे ही बेस्ड, इसी जो आइडियोलॉजी पर बेस्ड स्कीम चल रही है, जल संचय जल भागीदारी। कौन सी? जल संचय जल भागीदारी, जन भागीदारी 90-10 से, ठीक है। एक तो ये है। अब देखो और, अब राजस्थान की जो ये ब्लॉक्स है ना, मतलब कि डार्क ब्लॉक्स जो इसमें जल से संबंधित, इनमें बहुत स्थिति जो है डावाडोल है भूजल के स्तर में। कौन से में? भूजल स्तर में, इसमें बहुत स्थिति डावाडोल है। तो भूजल स्तर में डावाडोल है, तो कोई ना कोई कुछ लाओ, स्कीम लाए हैं। देखो ऐसी स्कीम लाए हैं, नाम से तो पता ही नहीं चले हमको। कौन सी स्कीम है? कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से कौन सी भूमि? मातृभूमि। की भाई कर्म भूमि बहुत हो गई, अब कहा किस ओर आ जाओ? मातृभूमि की तरफ आ जाओ। तो ये किस लिए? भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? कर्म भूमि से मातृभूमि। कौन सी भूमि से? कर्म भूमि से मातृभूमि की और जो है लौटने की, ठीक है। ये अब कैसे कैसे चल रही है, देखो ये कहाँ कहाँ चल रही है। जनरल पाली में चल रही है, पाली, जोधपुर, ठीक है, और भीलवाड़ा, कौन है? भीलवाड़ा, जयपुर, इन जो है इन स्थानों पर जो है ये चल रही है। कौन सी? कर्म भूमि से मातृभूमि। कौन सी भूमि? कर्म भूमि से मातृभूमि स्कीम चल रही है। किससे रिलेटेड है? भूजल स्तर में गिरावट को रोकने से। किसको रोकने से? भूजल स्तर में गिरावट को रोकने से संबंधित ये स्कीम है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्या है? ऋचा सिंह। कौन है? ऋचा सिंह। अब देखो सबके पहले तो खेल याद करो। ऋचा सिंह, सूरजवान मीणा, संग्राम सिंह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल पहले तो याद रहे इनका खेल, क्योंकि यार स्टेट लेवल के खिलाड़ी है, लेकिन हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऋचा सिंह का खेल कौन सा है? गोल्फ।
सूरजबान सिंह मीणा तो बहुत चर्चा में रहे थे, तैराक है ये तो, देखो पैरा तैराकी कौन से है, पैरा तैराकी से, मैनपुरा सवाई माधोपुर में है। संग्राम सिंह इनका है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, कौन सी मार्शल आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अब देखो क्या आपके समझ में आ रहा है इसमें से, मतलब कि कौन है, ऋचा सिंह। ऋचा सिंह का संबंध किससे है, मिनी गोल्फ से। सूरजवान मीणा पैरा तैराकी, तैराक है। और संग्राम सिंह मिक्स्ड मार्शल आर्ट। याद कैसे करें, अभी तो पढ़ लेंगे ऐसे, ऐसे रीडिंग मार लेंगे तो भूल जाएंगे। कुछ न कुछ हमारे हल्का सा लॉजिक होना चाहिए, वो भी मतलब कि तार्किक तरीके से। संग्राम नाम से क्या लग रहा है बताओ मेरे को, संग्राम जो युद्ध करे, मतलब कि संगा का नाम है, तो मार्शल आर्ट, कौन सी आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जीतने का खिताब जीतने। संग्राम से याद आ जाएगा ना, संग्राम तो मार्शल आर्ट में है, किसमें है, मार्शल आर्ट में। तो जीतने वाले ये पहलवान ही है मार्शल आर्ट वाले, और क्या है, ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट होती है इसको बोलते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट, एमएमए। क्या, एमएमए। इसका खिताब जीतने वाले क्या बने हैं, पहले भारतीय। इससे पहले, इनसे पहले कोई जीते ही नहीं है। किनसे पहले, संग्राम जी से पहले। इससे पहले संग्राम जी से पहले किसी ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट नहीं जीती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अपने कौन है, ऋचा, ऋचा मैम। तो ऋचा मैम देखो क्या है, जगीना गांव भरतपुर के हैं। कहाँ के हैं, जगीना गांव भरतपुर के। मिनी गोल्फ एशियन ओलंपिक चैंपियनशिप, कौन सी, एशियन यानी एशिया में, ओपन, ओपन जानते हैं, ओपन चैंपियनशिप के सीनियर महिला इवेंट में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। तो अब अपन को अभी क्या याद रखना है, ऋचा सिंह कौन से है, मिनी गोल्फ से। ऋचा सिंह किससे, मिनी गोल्फ से। एमएमए से कौन है, संग्राम सिंह। कौन है एमएमए से, संग्राम सिंह। और सूरजवान मीणा, कौन से मीणा, सूरजवान मीणा क्या है, सूरजवान मीणा पैरा तैराक है। इन्होंने जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी हुई। अब देखो ये खेलों का, इनका खेल क्या है, खेल में जो है प्रॉब्लमेटिक क्या है। अब खेल जैसे बहुत सारे हैं, बास्केटबॉल हो गया है ना, मान लो शूटिंग हो गया, बास्केटबॉल है ना, वॉलीबॉल, शूटिंग है ना, ये शूटिंग के बाद मान लो बैडमिंटन हो गया, कौन हो गया, बैडमिंटन, तैराकी है ना, जैसे तैराकी हो गया, स्विमिंग। अब इनमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि इनमें भी अपने को वो फोकस करता है किसमें, सीनियर और जूनियर, फिर सीनियर, इधर जूनियर, सीनियर जूनियर, इतनी सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद और क्या होता है खेल में, खेल में एशियन चैंपियनशिप हो जाती है कोई, एशिया के लेवल पे, और एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो जाती है। इस और एशियन पे चला जाता है, इंटरनेशनल पे चला जाता है, अपने राज्य में होने वाले इन पे चला जाता है। इन सीनियर जूनियर खेलों की तो होती है, जैसे वॉलीबॉल की सीनियर, वॉलीबॉल की जूनियर, शूटिंग की सीनियर, शूटिंग की जूनियर। साथ साथ में कभी कभी जैसे उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेल, कौन से खेल, राष्ट्रीय खेल, उसमें सारे के सारे खेल खेले जा रहे हैं। जैसे अब यार कितने खेल खेले जा रहे हैं, तो 38 खेल। यही आरपीएससी ने उठा के पटक दिया यार, पता तो रहना चाहिए ना कि राष्ट्रीय खेल खेले जा रहे हैं, तो यार कितने खेल है उसमें। एक तो ये इतने अलग अलग डायमेंशन में खेल रहे हैं, एक ही जगह जाके खेल रहे हैं, तो कितने खेल, 38 खेल। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर अपन राष्ट्रीय खेल समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यार राष्ट्रीय खेल, क्या हम लॉजिकल वे में ये नहीं देखेंगे कि यार कौन कौन से खेल है इसमें। जब हम अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं कि यार तैराकी की ये है, बास्केटबॉल की ये है, वॉलीबॉल की ये है, तो इन सब को एक साथ खिला रहे हैं उसमें राष्ट्रीय खेल में, तो क्या हमारे माइंड में ये प्रश्न नहीं आएगा कि यार कितने खेल है टोटल जो वहां पे एक साथ खेले जा रहे हैं। आरपीएससी के पेपर सेटर ने इसी को फोकस करके पूछ लिया, एक कथन दे दिया इसमें, क्या दे दिया, एक कथन दे दिया। तो अब ये है, अब इसमें भी हमको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ फोकस करना, इसमें जाओ
कर लो फोकस यहाँ पे, कोई एक आधा सवाल दूसरा चला जाएगा तो चला जाएगा, यहां से क्वेश्चन आना तय है। इसमें बहुत गोल्डन ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का। अब देखो, ये देखो लिखा हुआ रहा, ये क्या है? मैंने उठा करके को पहले पढ़ा होगा तो देखा होगा, खनिज नीति पढ़ाई थी सितंबर वाली करंट में। कौन सी नीति पढ़ाई थी? खनिज नीति। वो कि वो लाइनें उठा उठा के पढ़ी आरएस के पेपर में। मतलब कितनों को रोजगार मिलेगा, कितना टारगेट है, सब कुछ इससे। अब इसको तो करंट बढ़ाते टाइम छोड़ते हैं सभी, सब इसको तो छोड़ के ही जाते हैं खनिज नीति को, कि यार ये कोई पढ़ नहीं गई, ये करंट में उठा करके पूछ ले खनिज नीति, सारे टारगेट्स पूछ लिए, कितने लोगों को रोजगार देंगे, सारे नोट्स में लिखाए हुए हैं खनिज नीति में। किसी ने पुराने नोट्स सितंबर के क्लास लिए तो देख लेना, सितंबर में ही है शायद, उसमें नहीं है क्या अगस्त सितंबर में, सेप्ट में ही है जहां तक मेरे को पता है कि खनिज नीति नहीं पढ़ाई क्या, आरएस का पेपर उठा करके देख लेना। ये देखो, टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी, आरएस का पेपर तो अभी हुआ है, मेरे तो नोट्स ये पुराने ही है बने में। तो अपैरल पॉलिसी, अब टेक्सटाइल से संबंधित, जानते ही टेक्सटाइल कपड़ों से संबंधित, तो ये ड्राफ्ट बना है अक्टूबर 2024 में, अभी इसके जनवरी के आसपास इसको जो है क्या कर दिया, मतलब कि लागू भी कर दिया है, किसको? टेक्सटाइल पॉलिसी को। ठीक है, राज्य सरकार का इस पॉलिसी को लाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा 2029। उसने एमएसएमई की पूछ ली, 2 क्वेश्चन पूछे, कब तक कौन फोकस करता है, कब तक हमें क्या लेना देना, ये दो क्वेश्चन उसने आरएस प्री में जो है ये पूछे करंट में मानो इको में, मानो इको सर्वे में, अपने करंट है ही इकोनॉमिक्स ही, अपने करंट का मतलब ही, राजस्थान की करंट का मतलब 90% इकोनॉमिक्स डाल रखी है उसने, तो ये है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे। तो अपैरल पॉलिसी कब तक लागू है? 2029 तक, टेक्सटाइल वाली। इसमें कितने रुपए? 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, और 2 लाख नए रोजगारों को क्या करना है? उत्पन्न करना है। 2 लाख नए रोजगारों को क्या करना है? इसमें उत्पन्न करना है। अब देखो, रोजगार, अब ये इसको कौन पढ़ता है? यही देता है, वो कथनों में देने लग गया आजकल कि 2 लाख रोजगार, पता तो रहना चाहिए टेक्सटाइल। देखो, इन चीजों के मर्म को समझने लगो, मतलब कि, और टीचर का दायित्व है ये कि हमें बताए, कोई भी टीचर हो, कि यार टेक्सटाइल पॉलिसी लाई है, आरपीएससी सेल्फ स्टडी पे इसलिए फोकस कर रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी लाने से क्या हो जाएगा? प्रश्न दिमाग में लाओ कि टेक्सटाइल पॉलिसी अगर ला रही है गवर्नमेंट तो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो इतना टारगेट किया होगा ना कि यार कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों को जो है क्या मिल जाएगा? इससे रोजगार मिल जाएगा। ये उसने उसमें एमएसएमई में खनिजवाड़ी में पूछे ये क्वेश्चंस, आरएस प्री में पूछे, इसमें पूछे आरएस प्री में। तो 2 लाख नए रोजगार सृजित होना, और क्या? 15,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लाना है। कितने हजार करोड़ का? 15,000 करोड़ का। ऐसे डाटा को छोड़ करके नहीं जाना है ये पॉलिसी वगैरह को। ध्यान, राजस्थान में जो योजनाएं हैं हमारे सिलेबस में, करंट के में, इकोनॉमिक्स नहीं है तो ये तो है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज की क्लास को इसी पे फोकस कर रहा हूँ, करंट पे ही, इंपॉर्टेंस पे। पढ़ाना से ज्यादा, पढ़ कितना ही लो, पढ़ने से कुछ नहीं होना जाना है। ऐसे कॉपी पलट रहे हैं, पन्ना पलट रहे हैं और रीडिंगे मारते जा रहे हैं, नहीं है। सब बुक्स में ये लिखा हुआ है यार, राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी, अपैरल पॉलिसी, आप कहीं पढ़ लो, हर जगह है वो, हर नोट्स में जो है मिल जाएगा, हर करंट की बुक में ये मिल जाएगा। बात इसी से ज्यादा ये है कि हम फोकस कहाँ करके उसको कैसे ग्रैब, मतलब माइंड में ग्रैब करें। तो देखो, अब मैं तो बता रहा हूं आपको यार, ये 2029 इंपोर्टेंट है। आरएस में 2 क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे पूछे हैं एमएसएमई के, इसके। तो ये देखो कितने बार मैंने ये तीर बनाया, 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, 2 लाख नए रोजगार। कितने लाख नए रोजगार? 2 लाख नए रोजगार। चीज को देखते ही, फैक्ट को देखते ही माइंड में प्रश्न लाओ कि यार ये क्या करेगा, मतलब कि क्या करना चाहता है, इसका जो है उद्देश्य क्या है।
जो आरपीएससी के सदस्य वगैरह के जो स्टेटमेंट जिस तरीके से आए हैं इंटरव्यू में, वो साफ दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से दूर जा रहे हैं, और सेल्फ स्टडी से दूर जाके बस केवल एक रटंत विद्या की टाइप जा रहे हैं। तो देख लो ये टेक्सटाइल पॉलिसी, कितने लोगों को रोजगार, यार यही तो हमको समझाना है उसको, आरपीएससी को। राष्ट्रीय खेल, देखो कौन सा खेल, राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल का मोटो समझ में आना चाहिए यार, जिसमें सारे गेम्स एक साथ चल रहे हैं। तो कितने गेम्स है वो उसको उठा करके पूछ रहा है। और मैं क्वेश्चंस तो बाहर जाने नहीं दूंगा, आरपीएससी चाहे कितनी भी आगे चले, करंट का जो क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा उससे तो अपन आगे चल के जाएंगे, और कंटेंट कम रख करके भी जो है आगे चल के जाएंगे, क्योंकि मर्म को समझते हुए चलेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई। इस तरीके के जब हम क्वेश्चंस निकालेंगे तो कोई एक आधा उल्टा सुल्टा खेल चला भी जाए ना तो दिक्कत नहीं है। ये होता है स्कोरिंग, इस टाइप की योजनाएं वगैरह। राष्ट्रीय पोषण माह, कौन सा पोषण, देखो मेरा कोई आपका टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है कि यार इसी को ही फोकस कर रहा हूं मैं। इससे 3 क्वेश्चन समझाए हैं आपको मैंने, 2 क्वेश्चंस तो ये कब तक का टारगेट है और एक खनिज नीति का। अब 3 क्वेश्चन यार एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो एक एक नंबर से मतलब कि आधे पॉइंट्स से रहते हैं, उनको पता है इस चीज का कि यार कितना है। इसलिए मैंने इसमें कम से कम 5 मिनट बोलते होंगे। टाइम देखो 21:50 हो रहा है, मेरे खुद के पास नहीं है इतना, मतलब लेकिन समझ में आनी चाहिए चीजें। आज की मेरे को पता है ये जो अक्टूबर की जनवरी की क्लास है ये कोई खास ज्यादा होने वाली नहीं है, मतलब कि इतनी ज्यादा कि अपन बहुत सारे फैक्ट, लेकिन पढ़ना सीखें, बस मेरा यही फोकस है। अगला देखो राष्ट्रीय पोषण माह। अब इसको देखो पढ़ते ही आपके दिमाग में, जैसे मैंने ऊपर वाला बताया ना, इसको बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है प्रश्न, क्या प्रश्न आपके दिमाग में जो है आ रहा है। मैं आपका थोड़ा माइंड खोलना चाहता हूँ, जैसे पॉलिटी वगैरह के ऐसे करंट में भी थोड़ा भाई दिमाग को खोलो। आरपीएससी अब यही चाह रही है कि जो है माइंड खुला हुआ रहे, क्या रहे, माइंड खुला हुआ रहे। तो राष्ट्रीय पोषण माह यानी पोषण से संबंधित महीना है। किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित। अब सोचो, आप खुद सोचो कि यार इसका क्या इंटेंशन होगा, इसका क्या मोटिव होगा। पहली बात, अब देखो एक पॉइंट पे बात करते हैं अपन आज। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ सर कैसे पढ़ते हो, राष्ट्रीय जैसे ये दे दिया है ना पोषण माह। अब आपसे पूछना चाहता हूं, फैक्चुअल क्वेश्चंस करंट में आएंगे लेकिन एनालिटिकल हमारे सही हो जाने चाहिए, सिलेक्शन वो डिसाइड करते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह, आप खुद सोचो आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। क्या करंट केवल रटने का ही सब्जेक्ट है क्या। राष्ट्रीय पोषण माह का फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि यार ये कोई पोषण का महीना है जो अखिल राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में माइंड में आई, ये माइंड में आई तो आपके ये भी माइंड में आना चाहिए कि यार क्यों चल रहा है, इसका क्या इंटेंशन हो सकता है, क्या ऐसा कोई और सरकार प्रयास कर रही है, क्या ऐसा क्या गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, क्या इस प्रयास से संबंधित कोई नीति लेके आई है गवर्नमेंट, क्या लेके आई है, कोई नीति जो है इससे संबंधित लाई है। पोषण महीना जो है अगर सरकार ने बनाया है, मनाया है, तो कौन सा महीना है वो, ये फैक्ट में चला गया, कौन सा महीना है। ठीक है, इस महीने में होता क्या है, मतलब कि क्या रैंकिंग है, राजस्थान की क्या रैंकिंग है, मतलब अगर रैंक वैंक निकाली है तो कौन सी रैंकिंग है। राजस्थान में यार कौन सा जिला है जो फर्स्ट आया है, दैट इज केवल रटना नहीं है, इट इज, ये है अप्रोच, यही जा रही है वो। और आगे जो जो समय बीतेगा ना, जो जो वो कथनों में जाएगी, कथनों में देने लगेगी इन चीजों को, एक नीति डाल देगी कि सरकार ये नीति वीति चला रही है। जैसे आरएस प्री में उसने नफ्सा पूछ लिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है, कौन सा चल रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यही तो पूछा उसका उद्देश्य कि यार ग्रामीण क्षेत्र के कितने लाभान्वित है, शहरी क्षेत्रों के कितने लाभान्वित है, कब लागू हुआ। तो इसमें भी अपने प्रश्न आ जाएगी कब से चल रहा है, कब से चल रहा है।
उसका फोकस मोटे मोटे एरियाज पे ही है। ऐसे भी नहीं है कि अपन सोच रहे हैं कि यार कहाँ चला गया, डीप में चला गया, राष्ट्रीय खेलों में चला गया, इसमें चला गया। मैंने तो राष्ट्रीय खेल मेरे को पता है, मैं आपको कराऊंगा, अभी फिर नहीं कराऊंगा, जनवरी में नहीं कराऊंगा, मैं खुद कह रहा हूँ आपको कराऊंगा, मैं फरवरी मार्च अप्रैल के बहुत डीप से कराऊंगा, अच्छे से। तो ये अप्रोच रखो, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए करंट में। अगर इस अप्रोच पे चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब देखो, राष्ट्रीय पोषण माह कब का, 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड बनाया है। क्या बनाया, जन आंदोलन, लोगों का एक डैशबोर्ड जिसमें रैंकिंग वगैरह के अंतिम परिणाम में अब उसका रिजल्ट आया है, जिसमें राजस्थान का जो महिला बाल विकास विभाग है, कौन सा, जो आंगनबाड़ी इनको कंट्रोल करता है, जनरली महिला बाल, एक सीडीपीओ वगैरह अधिकारी लगते हैं इसमें, तो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, चौथी रैंक। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, चौथी रैंक तो इसमें प्राप्त हुई। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आ जाना चाहिए, अरे यार राजस्थान कौन से नंबर पे है पोषण वगैरह में, चूरू किस में आया है, इसमें फर्स्ट रैंक आया। कौन आया, चूरू फर्स्ट रैंक। सोचो कितना इजी हो गया हमारे लिए पोषण। यार पोषण के स्तर जो है क्या हो रहा है, गिर रहा है। इससे संबंधित जैसे ये जो पीएम पोषण योजना चल रही है, पहले अपन छोटे थे या गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ा हुआ है तो मिड डे मील करते थे, 1995 की स्कीम थी वो मिड डे मील। अब उसका नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया, तो यहाँ से उठा करके पीएम पोषण में घुस जाएगा, वो किसमें घुस जाएगा, पीएम पोषण में घुस जाएगा। इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये चीजें। गवर्नमेंट को यार पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए यार, कौन सी जगह पे पोषण का स्तर अच्छा है, कौन सी जगह पे पोषण का स्तर डाउन है। जहां पे पोषण का स्तर अच्छा है वहां तो गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। कहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, जहां पे जो है पोषण का स्तर क्या है, डाउन है। तो अंतिम रैंक जिसकी भी है ना, तो जैसे चूरू है, चूरू क्या है, इसमें फर्स्ट आया। तो इस तरीके की बातें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। आगे देखो, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम। कौन सी फोरम, साउथ एशिया की, पूरे के पूरे साउथ एशिया की क्लीन एनर्जी से संबंधित, क्लीन एनर्जी जानते हो जो अक्षय ऊर्जा वगैरह होता है, तो इससे संबंधित फोरम यानी बैठक हुई है। अब कहां पे हुई है बैठक, राजस्थान में हुई है। राजस्थान में कहां पे, जयपुर में। अब इसकी डेट इंपोर्टेंट नहीं है, तो पहली बात तो बैठक क्या हुई, जयपुर में हुई। किसकी हुई, क्लीन एनर्जी की हुई। किसकी हुई, क्लीन एनर्जी की। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका नाम ही यही है, किस जिसने ये एनर्जी क्या करवाई है, सबमिट करवाई है। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है, इसके थ्रू जो है यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी एजेंसी है कोई, किसके लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय जो विकास है उससे संबंधित। इसने जो है क्या कराई है, जयपुर में। इसकी डेट याद नहीं करनी है, जयपुर में ये हुई। अब इस तरह की समिट वमिट जनरली कहाँ होगी, जैसे अभी सोलर एक्सपो हुआ, मतलब जेईसीसी में अभी सोलर एक्सपो हुआ, पहले थोड़े टाइम पहले जोधपुर में हुआ था। अब सोलर एक्सपो कहाँ हुआ है, जो जेईसी सीतापुरा जयपुर में हुआ। अभी इसमें पढ़ेंगे अपन जनवरी वाली करंट में। कौन सी वाली में, जनवरी में। तो ये हुआ है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट पूछ ले, कौन से समिट, जैसे इन्वेस्ट राजस्थान समिट। अब इन्वेस्ट राजस्थान समिट में आप खुद सोचो कौन से समिट है, इन्वेस्ट राजस्थान। कब हुई, 9 से 11। कब हुई, 9 से 11 जो है दिसंबर में हुई। कब हुई, 9 से 11 दिसंबर में। अब इस समिट का जो इंटेंशन है, अब अपन पूछेंगे रे यार सर पैसे पूछ लिए, 35 लाख करोड़ पूछ लिए। कितने पूछ लिए, 35 लाख करोड़ पूछ लिए, 26 लाख करोड़ पूछ लिए, 3.28 लाख करोड़ पूछ लिए। ठीक है, इस तरीके के जो है क्वेश्चंस पूछ लिए उसने, 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये क्या है, ये 35 लाख 26 लाख, ये टोटल इतने करोड़ के जो है एमओयूज हुए हैं। इतने करोड़ के क्या हुए हैं, एमओयूज हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टोटल इतने लाख करोड़ के जो है इन्वेस्ट आएगा राजस्थान में, 35 लाख करोड़ का। अब 26 लाख करोड़ उसमें से किस पे है, ऊर्जा पे।
किस पे? ऊर्जा पे। तो देख लो, अब आरएस के फोकसिंग एरिया की तरह ही हमारा सिलेबस हमको बताता है, हमारा सिलेबस हमको एक डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? कि यार इस ओर चले जाओ ऊर्जा की तरफ। और ऊर्जा भी कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय। सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं है बताओ मेरे को? नवीकरणीय ऊर्जा। सिलेबस तो पॉइंट याद रहने ही चाहिए, 15 के 15 टिप्स माइंड में। नवीकरणीय ऊर्जा सिलेबस में लिखा हुआ है या नहीं है? जब लिखा हुआ है तो यार ये 26 लाख करोड़ हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट नहीं है? बताओ मेरे को कि ये 26 लाख करोड़ दूसरी सारी बातों से इंपोर्टेंट है यार। ये ऊर्जा पे जो है खर्च हो रहा है, इतनी बड़ी समिट जिसमें 35 लाख करोड़ के निवेश हुए, उनमें से 26 लाख करोड़ तो किस पे हुए हैं? 26 लाख करोड़ तो ऊर्जा पे मतलब एमओयूज हुए हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आया है। किसका है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का। विनिर्माण में जो है सेकंड 3.28 लाख करोड़ का है। उसके बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। किसका है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन बॉडीज वगैरह। तो 3-4 हमको पता रहना चाहिए। थोड़ा कृषि का देख लेना। किसका? कृषि वगैरह का। तो ये चीजें हमको पता रहनी चाहिए। इसका मर्म मोटो यही है इन्वेस्ट राजस्थान का। अब उस पेपर सेटर को जैसे ही ऊर्जा दिखेगी वो ऊर्जा में यहां चला जाएगा 26 लाख करोड़ में। हम सोचेंगे अरे पैसे पूछ लिए, इस तरीके से डीप चला गया वो। तो वो डीप नहीं गया, वो उसकी डायरेक्शन में ही है, वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। प्रॉब्लम जो है हमने खुद ने खड़ी कर ली है। प्रॉब्लम क्या हुआ है? हमने खुद खड़ी कर ली है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, सिलेबस से लिंक करो चीजों को। किससे लिंक किया? सिलेबस से। ये रहा नवीकरणीय ऊर्जा, ये रहा लिंक, कर लो लिंक। जनवरी की करंट है, दिसंबर की, जनवरी की। आगे देखो, अब देखो ये तो हो गया क्लीन एनर्जी की समिट। किसकी समिट? क्लीन एनर्जी, सोलर एक्सपो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के और किसके? यूएई के मध्य एमओयू हुआ। किस किसके? राजस्थान के और यूएई के। बताओ ये बात हमारे लिए इंपोर्टेंट। एक तो पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल की जो है एमओयू है, क्योंकि कोई दूसरा देश कर रहा है, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, ठीक है। और हुआ क्या है इसमें? अक्षय ऊर्जा से के क्षेत्र में हुआ है यार, हमारे सिलेबस से लिंक हो गया। किससे लिंक हो गया? सिलेबस। अब देखो अपने ऐसे ही है ना, 8 क्वेश्चन नहीं करके आगे, मतलब कि संस्कृत डिपार्टमेंट में कितने क्वेश्चंस में से? 10 क्वेश्चंस में से। 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन ऐसे नहीं हुए। आरपीएससी ने पैटर्न अभी नहीं बदला है कि हम सोचे कि अभी बदल दिया। वो तो जो है जब अपना नवंबर में एग्जाम हुआ था ना संस्कृत डिपार्टमेंट का, आप उसको उठा करके देख लो। जो नवंबर का मतलब करंट है, एग्जाम में आया है। किस में आया? एग्जाम में। वो वहां पे भी ईओएस 8 में गया है, वो वहां पे भी एसएसएलवी D3 में गया है, जो सबसे छोटा रॉकेट है, लॉन्चिंग व्हीकल। किससे प्रक्षेपित किया? अर्थ ऑब्जर्वेटरी, इसमें सैटेलाइट को प्रेषित किया। इस पे गया है। कितने पेलोड थे? गया है वो इस पे। तो पैटर्न तो तब से ही चेंज हो रहा है। ये पैटर्न तो वहां से ही चेंज हो गया जब कथनों में इसने डाला, इन फैक्ट्स को कथनों में डाला, तब से ही पैटर्न चेंज है। नवंबर से ही इसने चेंज कर दिया। वन लाइनर फॉर्मेट को नहीं उठा रहा वो। किसको नहीं उठा रहा? वन लाइनर फॉर्मेट जो करंट में है उसको नहीं उठा रहा। इतना स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे पीआईबी वगैरह से वहां से उठा उठा के दिए थे 8 पे, इसलिए हुए हुए। नीचे कमेंट सेक्शन में कितने जने लिखते हैं कि 8-8 क्वेश्चन हो गए। और इसको आरपीएससी को किसी डायरेक्शन में जाने दो, फिर करके आएंगे। जून वाले में ना फिर करके आएंगे, चाहे कैसे भी इसको, जितना भी डीप जाना हो, जितना भी साइडों में जाना हो, इर्द गिर्द घुमाना हो, घूमने दो। अपन नहीं घूमने चाहिए, बस हमको अप्रोच आनी चाहिए पढ़ने की। पढ़ने की क्या आनी चाहिए? हमको अप्रोच आनी चाहिए, चीजों को समझना है हमको, ठीक है ना। तो ये देखो क्यों फोकस था मेरा सेफ्ट पे। किस पे फोकस था? सेफ्ट पे। सेफ्ट के करंट के नोट्स देख लो, कितने पेज के थे? 22-23 पेज के थे। कितने पेज के थे? 22-23 पेज के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, मैं पर्सनल तो किसी को दे नहीं सकता जवाब कि सर ये करंट के नोट्स जो है पर्याप्त है क्या? ये करंट के नोट्स क्या
पर्याप्त है क्या? तो मैं जो है कह रहा हूं अभी जो है 10-20 पेज के नोट्स आते हैं अपने, कितने के? 10-20 के। अब ये 10-20 पेज के नोट्स है ना, मतलब कि अब ये बढ़ने लगेंगे, ये जो है 35-35 पेज भी जाएंगे हैंड रिटन में। किसमें जाएंगे? हैंड रिटन में। लेकिन कब जाएंगे? जहां भेजना है ना वहीं भेजेंगे इसको, फेब में, मार्च में। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार तो मेरे से पूछा ही मत करो। अब इसमें है ना, जो इसमें और थोड़ा पुराने वाले में भी जो इंपोर्टेंट स्कीम्स वगैरह है उसमें अपन चलेंगे, पीआईबी में, डीआईपीआर में, इसमें सब में जो है गोते लगाएंगे। अब आप मत लगाना, मैं लगा लूंगा गोते वगैरह। तो मतलब कि डीआईपीआर में और इसमें पीआईबी वगैरह में। ये मेरे फ्रेंड रजत जी का आ गया कि कल असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट डेट है तो भर देना फॉर्म। मैसेज आ गया। तो इस ये है, वहां पे फोकस करना है अपने को, एक एनर्जी को सही डायरेक्शन में यहां देनी है। मतलब इसलिए ये क्वेश्चंस मत पूछा करो बार बार। हमारे सेफ्ट के नोट्स बहुत ज्यादा थे, सेफ्ट के नोट्स शायद 22-23 पेज के थे। कितने पेज के थे? 22-23 पेज के। तो वो ऐसे ही इसमें बढ़ेगा वेटेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो क्लासेस देखी नहीं पुरानी, तो इसलिए। अब आगे देखो, वो टॉपिक क्लियर हो गया था क्या अपने? नहीं हुआ था। अब देखो आज की जो क्लास हुई है ना, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरा समझाना था। आज पढ़ा अपने ने, देखो लगभग 10 बज गए है ना, 10 बज गए और अपन बातें की आज इसमें। मतलब कि पॉइंट्स तो क्या पढ़े होंगे अपन ने, मतलब कि जैसे ये स्कीम्स वगैरह है पढ़े तो हैं। करते हैं आगे, देखते हैं जितने होते हैं अपने से। बाकी लेकिन जो बातें बोली है ना, अगर उन बातों पे आप फोकस रखोगे ना, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे करंट में दूसरे स्टूडेंट्स। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। तो ये यूएई के इसके बीच में हो गया, ठीक है, एमओयू। अब देखो पश्चिमी जिलों, कौन से जिलों? पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट, कितने गीगावाट? 60 गीगावाट सोलर, विंड और हाइब्रिड। एक तो सोलर है, विंड हवा, और हाइब्रिड दोनों ही, जो सोलर से और विंड से दोनों से चले, इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। उसकी स्थापना के लिए क्या हुआ है? एमओयू हुआ। उसकी स्थापना से रिलेटेड किस किस के बीच में हुआ है एमओयू? राजस्थान सरकार के और किसके बीच में? यूएई के बीच में। एक तो राजस्थान सरकार के और एक किसके? यूएई के बीच में जो है क्या हुआ है? एमओयू हुआ। ठीक है, कितने गीगावाट थोड़ा याद रखना। देखो ये नहीं कि कथनों में ही दे आ रहा है, ऐसा सीधा ही पूछ ले 60 गीगावाट। कितने गीगावाट पूछ ले? 60 गीगावाट। हाल ही में किस किस के बीच में हुआ? राजस्थान और यूएई। किसके बीच में हुआ? राजस्थान। ऐसे ही देखो 66 मेगावाट की एक प्लानिंग चल रही है, क्लीन मैक्स कंपनी है। कौन सी कंपनी है? क्लीन मैक्स जो है कंपनी। कौन सी कंपनी? क्लीन मैक्स जो कंपनी है, उसको मतलब उसके द्वारा 66 मेगावाट की जो है स्कीम चली है ना। आगे देखो, कृत्रिम गर्भाधान से देश का पहला गोडाउन जो रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर है। कौन सा ब्रीडिंग सेंटर? रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। इस रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान से, किससे? कृत्रिम गर्भाधान से पहला, कृत्रिम गर्भाधान से पहला जो है कौन? गोडावण का जो है जन्म हुआ है। ठीक है, इसी से ही हमारा अजमेर का जो है हमें याद आ गया। एक गांव है देखो, सिंगावल। सिंगावल जो है ना, सिंगावल, इसमें बनेगा मतलब इंटरनेशनल लेवल का ड्राइवर ट्रेनिंग। अब मेरे को भी कार चलाना नहीं आता, तो मैं भी वहां पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग करने जाएंगे। कहाँ पे? सिंगावल। कहाँ पे जाएंगे? सिंगावल में ड्राइवर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे देखो, नारी शक्ति पुरस्कार कोई अपने है नहीं। नाहरगढ़ में जो है टाइगर सफारी पार्क, पिछली क्लासेज में हमने देख लिया था। टाइगर सफारी पार्क कहाँ पे? नाहरगढ़ में। आ गया समझ में? का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया। भीम और स्कंदी दो अपन ने पढ़े थे, नर बागर उन्होंने नाम दिए थे। किस किस को? भीम को और स्कंदी को। बस थोड़ा नाहरगढ़ टाइगर सफारी, ये आगे चल के, अभी तो करंट का, आगे चल के किसका क्वेश्चन बन जाएगा? ये जियोग्राफी का बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला कोई इतना काम का नहीं है।
आगे देखो, आगे देखो, विनोद गोस्वामी। कौन से गोस्वामी? विनोद गोस्वामी। सुप्रीम कोर्ट में एक मूर्ति जो है बहुत चर्चा में है, कौन सी वाली? न्याय की देवी। तो ये बनाने वाले देखो कितनी बड़ी बात है कि अपने जयपुर के ही हैं। कहाँ के हैं? अपने जयपुर के ही हैं, विनोद गोस्वामी। तो विनोद गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी के। अब मेरे को तो आप बता दो, ऋचा सिंह, देखे पढ़ के आए हो क्या? ऋचा सिंह, और कौन है? सूरजभान मीणा, सूरजभान मीणा, और एक और कौन है? ऋचा सिंह, सूरजभान मीणा और संग्राम सिंह। तीनों के खेल बता दो, फिर चलेंगे आगे। सोचो, ऋचा सिंह भरतपुर के जगीना गांव, मिनी गोल्फ। कौन सा है? मिनी गोल्फ। सूरजभान मीणा क्या करवाया था? पैरा तैराक। क्या है सूरजभान मीणा? पैरा तैराक है। अब ऐसे पैरा तैराकी में और भी बहुत है, लेकिन अभी अपने पास इतना ही टाइम है ना। संग्राम सिंह MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट जीतने वाले इंडिया के पहले क्या बने? पहलवान बने। तो ये हो गया स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। क्या दिख रहा है? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से आपको कुछ दिखने लगा क्या कि यार ये चीज हमको दिख गई? अगर दिख गई तो बहुत शानदार वाला मामला चल रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन हमारे सिलेबस का बिंदु है। किसका बिंदु है? हमारे सिलेबस का। उसको तो दिखते ही वो सिलेबस दिखता है हेल्थ एंड हाइजीन का, और हेल्थ एंड हाइजीन दिखते फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 5वें नंबर की। किसके लिए? फिट इंडिया के लिए। किसके लिए? फिट इंडिया के लिए फ्रीडम रन, मतलब दौड़, दौड़ हुई थी इसमें फिट इंडिया के लिए, है ना। इसकी थीम याद रखनी है, हमारे सिलेबस से सीधी लिंक है, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। जैसे हर साल अब जो है अभी घोषणा हुई है 12 दिसंबर से, रन फॉर विकसित राजस्थान। 12 दिसंबर से क्या होगा? रन फॉर विकसित राजस्थान जो है डे मनाया जाएगा। कौन सा डे मनाया जाएगा? रन फॉर विकसित राजस्थान डे मनाया जाएगा। अगला देखो, आशा महिला उत्पादक संघ, नाम क्या है? किसके नाम पे? आशा पे। दिख तो रहा नहीं क्लियर, थोड़े बड़े करने पड़ेंगे इनको। आशा महिला उत्पादक संघ पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित हुआ है ये आशा महिला उत्पादक जो संघ है। अब ये बाली के आसपास का था, बहुत स्टोरी है इसमें। पाली के पास एक जगह पड़ती है बाली। बाली से लेके अगर आप जीके वगैरह पढ़ते हो तो आहोर तक जो भाषा बोली जाती है ना, वो है गोडवाड़ी। बाली से लेके कहाँ तक? आहोर तक। मैं भी उसी एरिया में हूँ तो मैं भी सीख गया खाणु खादो पा, इस तरीके के अपने सिलेबस में भी है। पा इस तरीके के वो शब्द लगाते हैं लास्ट में, पा पी इस से। तो ये जो बाली है, कौन सी जगह? बाली जगह। इस बाली से ये शुरू हुआ था दुग्ध उत्पादक संघ, और बहुत बड़ा। आप सोच लो, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का डेयरी फेडरेशन का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है वो पेरिस में इसको मिला है। किसको मिला है? आशा महिला उत्पादक संघ को। किसको मिला है? आशा महिला उत्पादक संघ को जो है ये पुरस्कार मिला है। तो ये चीजें हैं। आगे देखो, पीएम ई ड्राइव योजना। अब ये जो है अपन जनवरी वाली में भी पढ़ेंगे। जैसे ये योजना है ना, अब देखो हम क्या करते हैं, ऐसी जो मतलब योजनाएं आ जाती है तो हम तो थोड़ा प्रारंभ पढ़ लेते हैं। वो उसने फोकस मारा 2 में जो है ये पूछ लिया कब तक लागू है, एमएसएमई की। और जब कॉमन सेंस होता है, 2 आए थे, एक तो एमएसएमई की आई थी, एक और किसकी आई थी। और जब कॉमन सेंस होता है ना, चीजों को समझी हुई रहती है, सीखी हुई रहती है, तो 5 जोड़ा जाता है सीधा। कितना? 5। दोनों क्वेश्चन 5 ईयर प्लान होता है जनरली। कितने ईयर? 5 ईयर। दोनों क्वेश्चन नहीं भी आ रहे और अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस करके आ गए। अब उसमें भी है ना, इसने मार्च में और जून में फंसाया। किस में फंसाया? मार्च में और जून में। तो मार्च में जो है अपना क्या होता है, इकोनॉमिक ईयर समाप्त होता है, तो उसका भी एक लॉजिक है। मैंने दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्या करके आए हैं, राइट हुए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक समझी हुई चीजें हैं वो इस तरीके से कि यार जनरली कोई भी जो है वो 5 ईयर तक चलती है।
कोई भी स्कीम्स वगैरह होती है तो, जैसे इसने ये था ना उड़ीसा की जो पुरस्कार वगैरह, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने जो है सुभद्रा योजना, हाँ कौन सी योजना, संस्कृत डिपार्टमेंट में आई है सुभद्रा योजना। अब कह रहे हो ना करंट का लेवल बढ़ा, किसका लेवल बढ़ा, करंट का लेवल, आरएस के पेपर में। अरे यार उसने तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में जैसे ईओएस 08 बताया, वैसे ही सुभद्रा योजना को दिया, कथनों में दिया, किसमें दिया, पैसे तक पूछे। एक ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम, ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम पे इतना फोकस कर दिया उसने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। वो ऑटोमेटिक ही जो है क्या बन गई थी, बन गई थी। जब मैंने सुभद्रा योजना पढ़ाया ना सितंबर की में डीप में, तो मेरे फ्रेंड का फोन आया मेरे पास कि यार ये सुभद्रा क्यों पढ़ा दिया, ये तो उड़ीसा की, अपने क्या लेना देना। अरे मैंने कहा पीएम ने शुरू करी है, बहुत बड़ी घटना बन गई। आरपीएस ने भी उस पर उठा करके पूछ लिया क्वेश्चन। तो करंट का लेवल आरएस में ही नहीं बढ़ा है, संस्कृत डिपार्टमेंट में भी बढ़ा हुआ था। देख लो, मैं बता रहा हूं, ये सुभद्रा योजना का बता रहा हूँ, यूएस 08 का बता रहा हूं। बस ये था कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में थी, सही हम पढ़ रहे थे, इसलिए हमको जो है ऐसा लगा नहीं रहे यार लेवल बढ़ गए। पीएम ई ड्राइव, अब यार वो ई ड्राइव में ये पूछ लेगा 2026 तक है। अब इस बार वाले में तो जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको तो लेवल हाई लगना ही। वो तो हिंट दे रहा है कि मैंने 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं इस तरीके के, फिर भाई भैया अब प्रारंभ पे फोकस मत करो, अब योजना लागू वाले पॉइंट पे चले जाओ। आप किस पे चले जाओ, योजना इसमें तो 2026 तक। अब वो इसमें पैसों में घुस जावे, मान लो 10,000, अभी जो करंट लेटेस्ट पढ़ेंगे अपन आगे, 10,900 करोड़ की है ये। कितने की है, 10,900 करोड़ की है। क्या हमको ये बात पता नहीं रहनी चाहिए, जो ईवी है, आने वाला जो फ्यूचर है वो ईवी का है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे, पहले फेम 2 नाम की फेम 1 फेम 2 योजनाएं चल रही थी, अब उसके बाद इसको चला कर पीएम ई ड्राइव करो भाई, क्या करो, ई ड्राइव। कब शुरू हुई, अक्टूबर में पढ़ रहे हैं कि 1 अक्टूबर से, कितने साल के लिए, 2 साल, अभी जो है 2026 तक। देखो ये रहा मार्च, ये रहा मार्च, ये रहा आरएस प्री का क्वेश्चन, उठा करके प्री के पेपर को देख लेना, ये रहा मार्च क्वेश्चन आया था, 2029 तक की कोई एमएसएमई की थी शायद, है ना, ये रहा मार्च। ठीक है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर समाप्त। ये है लॉजिकल स्टडी। कौन सी स्टडी है, लॉजिकल। चीजें पता भी नहीं होगी ना, ये 2026 कर लेंगे 2 साल का, चीजें पता भी नहीं होगी ना तो भी यहां से क्वेश्चन निकाल करके ले जाएंगे 31 मार्च से। क्यों, क्योंकि थोड़ा लॉजिक सेट हो रखा है माइंड में कि यार फाइनेंशियल ईयर तक होगी, नए फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि नए बजट के हिसाब से गवर्नमेंट को स्कीम लाएगी, 10,900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कितने कर रही है, 10,900 करोड़ रुपए। ये जो है हिंदी काव्य रत्न वाला कुछ है नहीं इतना काम का। छाया शर्मा प्रिंसिपल है अजमेर की। तो ये है चीजें, ठीक है। अब देखो ये कोई सुजस का सार वगैरह है, जैसे प्रथम आदि गौरव सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई। आज मैंने क्या किया, आज मैंने जो है जनवरी की करंट का भी बहुत सारे फैक्ट लिए हैं, दिसंबर के कुछ फैक्ट रहे हुए हैं उसको भी किया है, ठीक है, सम्मिलित। और प्लस ज्यादा तो जो है हम, वैसे तो देखो ये जो शब्द है ना स्ट्रेटेजी, ये शब्द, इस शब्द से ही मेरे को तो जो है एलर्जी है, और मैंने कभी ये शब्द बोला भी नहीं होगा कि यार ये स्ट्रेटेजी का कोई इशू है। क्यों, ये स्ट्रेटेजी है ना, हर बच्चा खुद के हिसाब से बनाता है, उसकी खुद की टैलेंट के लीवर के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना। हमको तो आना चाहिए, बस टीचर का काम है डायरेक्शन देना। क्या देना, डायरेक्शन देना। कईयों का है, मेरे को आज तक मैंने कभी स्ट्रेटेजी सेशन बनाया नहीं, पूरे चैनल पे देख लो कभी भी, और न मेरा कोई इरादा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा, स्ट्रेटेजी सेशन तो नहीं था लेकिन हल्का सा, मतलब मैंने डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि यार घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, डोंट बी पैनिक, पैनिक नहीं होना है। और हमको थोड़ा सा
आरपीएससी के पेपर सेटर को पकड़ना है, मतलब कि वो हमारी मतलब पकड़ में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पकड़ में। वो जहां जहां घुमा करके, अब जैसे ईओ का पेपर होगा, अब किसका पेपर होगा अपने एग्जाम से पहले? ईओ का पेपर होगा, 2-3 पेपर और हो जाएंगे, ठीक है। अब वो अभी आरएस का हुआ, अभी किसका पेपर हुआ? आरएस का। पकड़ लो उसको, उसके माइंड सेट को पकड़ लो कि यार वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा करना क्या है, थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो थोड़ा टीचर का वहां क्या बन जाता है, दायित्व बन जाता है। इसलिए जो है मैंने आज इतना मतलब कि कितने मिनट का वीडियो होगा, उसमें लगभग मेरे को लगता है कि 30 से 40% मैंने आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करना है ये समझाने पे क्या किया है, फोकस किया है, ठीक है। तो अच्छे से मतलब कि डोंट बी पैनिक, बिना टेंशन के। करंट की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। करंट हुआ, साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, ये 3 सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब कि आप बेफिक्र रहिए इनमें, तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मतलब कि कदम बढ़ाइए। इसमें तो जो है आरपीएससी कहाँ कहाँ चलेगी, उसके पीछे पीछे नहीं, आगे आगे अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।